अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखिए, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए उसका अपना निज़ाम होता है, उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, उनके अपने लॉज़ होते हैं, उनके अपने ऑर्डर्स होते हैं जो कि पब्लिक को, जो कि उनकी पॉपुलेशन को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम जो है मदर ऑफ़ द ऑल लॉज़ भी हम कह सकते हैं। ठीक है। तो हम आज की इस वीडियो में हम यूके की कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं कि यूके की यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है, कैसे बना, कब बना। ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले हम नेचर ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं कि ये जो है अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस को कहा जाता है। ये मुकम्मल तौर पे दो अनकोडिफाइड मतलब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसमें जो कुछ ऑर्डर्स हैं, कुछ ऐसे एक्ट हैं जो कि अभी भी रिटन फॉर्म में मौजूद हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स जो है वो मौजूद है, लेकिन एब्सोल्युटली जो है वो उनको हम नहीं कह सकते कि यूनाइटेड किंगडम का फॉर सपोज़ हमें डॉक्यूमेंट्स, हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो हम डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं या उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है। तो उसकी कोई भी फ़िज़िकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है। ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब कुछ जो इनके ऑर्डर्स हैं, कुछ एक्ट हैं जो लिखे हुए हैं, बाकी के जो है वो अनरिटन है। अब इसके जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन हैं, मतलब उसके कुछ लॉज हैं जो कि रिटन फॉर्म में अभी भी उनके पास मौजूद है। जैसे कि स्कॉटलैंड का बरतानिया के साथ यूनियन होता है 1707 में, वो भी उनके पास रिटन फॉर्म में मौजूद है। पार्लियामेंट के एक्ट होते हैं 1911 में, जब पार्लियामेंट की जो लाइफ टाइम है वो उनको रिड्यूस किया जाता है 7 ईयर्स से 5 ईयर्स तक। ठीक है। फिर उसके बाद यूरोपियन कम्युनिटीज़ को जब बरतानिया ज्वाइन करता है तो 1972 में वो भी उनके पास रिटन फॉर्म में मौजूद है। तो ऐसे बहुत से कुछ जो है वोट की कॉस्टिंग के लिए कि कितनी उम्र के लोग जो हैं वोट कास्ट करवा सकते हैं, वो भी उनके पास रिटन फॉर्म में मौजूद है। और जिसमें ये तय किया गया था कि 18 साल या 18 साल से ज़्यादा के लोग जो हैं वो वोट कास्ट करवा सकते हैं। ठीक है। ये मतलब जो है नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है। फिर अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले ये बात करें कि यूनाइटेड किंगडम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया में 193 स्टेट्स हैं, उन 193 स्टेट्स में से सबसे पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये यूनाइटेड किंगडम का है। ठीक है। सेकंड जो थिंग है अनकोडिफाइड। अनकोडिफाइड का मतलब मैंने बताया कि अनरिटन है। ठीक है। रिटन फॉर्म में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ हद तक, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास मौजूद हैं, जैसे कि मैग्ना कार्टा का हुआ, और पिछली में जो मैंने बताया वो मैग्ना कार्टा का जो एग्रीमेंट होता है फ्रेंड्स और लेबर्स के ज़मींदारों के दरमियान 1215 में। बिल ऑफ राइट्स होता है 1689 में। द एक्ट ऑफ सेटलमेंट होता है 1701 में। रिफॉर्म्स एक्ट होते हैं 4 1832 में, 1867 में, 1918 में और 1927 में। ठीक है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट एक्ट होते हैं 1911 में और 1945 में। अब ये जो कुछ एक्ट्स हैं ये उनके पास रिटन फॉर्म में अभी भी मौजूद हैं। ठीक है। और इनको पास किसने किया था? इसको पास पार्लियामेंट ने करवाया था। और अब जो है ये इसकी कंट्री के फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है। लेकिन ये जो लॉज हैं ये बहुत ही स्मॉल पोर्शन जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कवर करते हैं कंट्री का, और इसका जो मेजर पोर्शन है वो अभी भी अनरिटन है। जैसे कि बात करें कि पार्लियामेंट का, किंग का और उनकी जो कैबिनेट है, इनका आपस में क्या रिलेशन है वो भी अनरिटन है। सिविल सर्विसेज और कैबिनेट का क्या रिलेशन है आपस में वो भी जो है अनरिटन है। क्राउन का क्या फंक्शन है वो भी अनरिटन है। कैबिनेट कैसे बनती है वो भी अनरिटन है। ठीक है। तो ये कुछ जो पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, अभी भी उनकी अनरिटन है। फिर बात करते हैं फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है अगर इसको चेंज किया जाता है या अमेंड करवाया जाता है तो बिल्कुल ईजीली, कोई लंबा प्रोसेस नहीं होता, उसको ईजीली जो है पास करवाया जा सकता है पार्लियामेंट से। ठीक है। तो उसके लिए कोई जो है ना स्पेशल प्रोसीजर रिक्वायर्ड नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करवाने के लिए, एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करवाना बहुत मुश्किल होता है। वो किस में है? वो रिजिड फॉर्म में मौजूद है। लेकिन ये क्या है? फ्लेक्सिबल, मतलब ईजीली चेंजेबल है।
ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यूनिटरी सिस्टम की। यूनिटरी सिस्टम जैसे कि हम बात करें पाकिस्तान की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, ये क्या है, ये फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है इनकी, ठीक है। लेकिन बरतानिया क्या है, बरतानिया में यूनिटरी सिस्टम है। यूनिटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है कि जो पावर होती है स्टेट की वो किसके अंडर में होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, वही सुप्रीम अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो उसी के हाथ में होता है कि वो जो है लोकल अथॉरिटीज़ को क्रिएट करें या उसको ख़त्म कर दें। तो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में सिर्फ वन गवर्नमेंट होती है जो कि नेशनल गवर्नमेंट होती है, और नेशनल गवर्नमेंट जो है वो सब डिविजन्स को क्रिएट करती है, उनको बनाती है, ठीक है, लोकल सब डिविजन्स को। और लोकल सब डिविजन्स जो अथॉरिटीज़ होती हैं, लोकल अथॉरिटीज़, वो अपनी एनाटॉमी को ईजीली एक्सरसाइज नहीं कर सकती। वो मतलब जो है वही पावर सिर्फ एक्सरसाइज करती है जो उनको स्टेट की या नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से डेलीगेट की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट की। सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या है? पार्लियामेंट जैसे कि आपको पता है कि हाउस ऑफ द कॉमन्स, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स एंड द किंग, ठीक है। लेकिन सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट की अगर बात करें तो उसका ये मतलब है कि पार्लियामेंट जो है वो कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी लॉ को अमेंड करवा सकती है, किसी भी लॉ को बना सकती है और उसको रिपेल भी कर सकती है। ये पार्लियामेंट के हाथ में है, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है वो एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड पावर है पार्लियामेंट के पास, ठीक है, लेजिस्लेट करने के लिए। और इसके पास कोई भी मतलब कंट्री में ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो कि पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को ब्रेक कर सके, ठीक है। तो ऐसी कोई भी कंट्री जो है पावर कंट्री में मौजूद नहीं है। सिर्फ सबसे जो सुप्रीम पावर है वो किसके पास है, वो पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। जो भी लॉज पास किया जाते हैं, कानून जो है पास करवाए जाते हैं पार्लियामेंट की तरफ से, उसको कोई भी कंट्री की जो कोर्ट है वो चैलेंज नहीं कर सकती, ठीक है। तो ऐसे मतलब जो कुछ लॉज होते हैं जो कि पार्लियामेंट पास करवा सकती है, जैसे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट हुआ 1701 में, और पार्लियामेंट एक्ट होते हैं 1911 में और 1949 में। तो ये भी जो एक्ट हैं वो पार्लियामेंट ही पास करवा सकती है। और पार्लियामेंट का जो उसकी लाइफ एक्सटेंड की गई, मतलब 7 ईयर्स की गई थी, उनका टेन्योर जो बनाया गया था 1716 में, वो भी पार्लियामेंट ने खुद किया था, ठीक है। तो एक राइटर हैं फ्रेंच डी राइटर ल्यूम, कहते हैं कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक काम जो कि औरत को मर्द और मर्द को औरत नहीं बना सकती, बाकी जो भी काम है वो पार्लियामेंट इजीली कर सकती है। और पार्लियामेंट के पास इतनी अथॉरिटी है, इतनी पावर पार्लियामेंट के पास है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या चीज़ है? रूल ऑफ लॉ मतलब अकॉर्डिंग डीसी के मुताबिक कि कोई भी शख्स बरतानिया में पनिशेबल नहीं है एक्सेप्ट जब तक वो किसी भी लॉ को ब्रेक नहीं करता, ठीक है। और ये कहते हैं कि कोई भी बरतानिया में कोई भी शख्स, चाहे उसका कितना भी रैंक हो, चाहे उसकी कितनी भी पोजीशन हो, कंडीशन हो, चाहे कितना भी जानी पहचानी शख्सियत क्यों ना हो, वो लॉ के अंडर ही रहेगा, ठीक है। लॉ को ब्रेक करेगा उसको पनिशमेंट की जाएगी, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ कोई सोर्स नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिविजुअल्स के लिए, उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको राइट्स प्रोवाइड करने के लिए ये कोर्ट्स की तरफ से बनाया गया है और उनको इन्फोर्स करवाया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है? पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का मतलब कि जो मिनिस्टर्स होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, वो कंट्री की गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है बरतानिया में जो फोर्स है, ठीक है, जो स्टेट की फोर्स है, जो लॉ को एडमिनिस्टर कराते हैं, कंट्री में ऑर्डर देते हैं, ये क्या है, पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल, एक फंडामेंटल पार्ट है। सबसे पहले ये इस पार्लियामेंट क्या करती है, स्टेट की फ़ोर्स को जो है वो कंट्रोल करती है, लॉ को एडमिनिस्टर करती है और उसके साथ साथ कंट्री में ऑर्डर देती है, ठीक है। और इसके बाद जो है मतलब कैबिनेट जो है, कैबिनेट भी रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट की। जो पार्लियामेंट में जो भी काम हो रहा है उसके कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो उसके मेंबर्स होते हैं कैबिनेट के, वो कैबिनेट भी पूरी
जो मेंबर्स होते हैं कैबिनेट के, वो मेंबर्स भी पूरी कैबिनेट के क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और मिनिस्टर्स के भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये होता है कि बरतानिया जो है उसके पास मतलब लिमिटेड मोनार्की है। किंगशिप है, किंगशिप में ये होता है कि बहुत दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पे जैसे कि यूएई की बात करें तो यूएई की वहाँ पे किंगशिप है, मोनार्की है। और मोनार्की का मतलब ये होता है कि पूरी जो पावर है वो किसके पास होगी, वो किंग के पास होगी, वो क्राउन के पास होती है, ठीक है। लेकिन बरतानिया में यूनाइटेड किंगडम में ऐसा नहीं है, उनकी जो पावर है वो लिमिटेड पावर है, ठीक है। तो किंग की जो पावर है, मोनार्कल पावर है, वो ग्रेजुअली डिवेस्ट की जाती है, वो कम की कर दी जाती है। और उस पावर को कम कौन करता है, कैबिनेट उस पावर को कम करती है, ठीक है। तो जो है मोनार्की, किंग के पास कोई भी पावर नहीं होती, वो जो भी फैसले करता है सबसे पहले उसको एडवाइस लेनी पड़ती है कैबिनेट की और प्राइम मिनिस्टर की।